नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। राम माधव बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े और सुनील बंसल को महामंत्री बनाया गया। पीएम मोदी ने नई टीम को दी बधाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री को दी जानकारी। भाजपा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान से सामने आया कांग्रेस का असली चेहरा। पी चिदम्बरम के बयान पर जवाब दे कांग्रेस। वंदे मातरम के अपमान पर देश भर में आक्रोश। देश के कई शहरों ने विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने साधा निशाना तो बंकिम चंद्र के वंशज की सोनिया को चिट्ठी लिखकर माफी की मांग की। और राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। एसआईटी जांच जल्द पूरी करने और निष्पक्ष जांच का आदेश। सीजीआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा, जांच में सुधार के सभी सुझावों पर विचार करे एसआईटी। और अभी तक की बड़ी खबर में सामने आ रहा है नितिन नवीन। जब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से पार्टी संगठन में बदलाव की चर्चा लगातार चल रही थी। आज नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान भी हो गया है। इस टीम में कई बड़े चेहरों की एंट्री हुई है, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव जैसे नेता शामिल हैं। इन दोनों नेताओं समेत कुल 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अमेठी की सांसद रही स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव की भी एंट्री हुई है। बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिला हैं। हम जानते हैं 33% महिलाओं के संसद के भीतर और विधानसभाओं में आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के संविधान में भी 33% आरक्षण को का बदलाव किया था और उसी के तहत अब देखा जा रहा है एक बड़ा बदलाव जो सामने आ रहा है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिला हैं। इस तरह यह आंकड़ा 33% से भी कहीं ज्यादा और करीब 50% का है। 2 मुस्लिम नेताओं को भी नितिन नवीन की टीम में मौका मिला है। तो बड़े संदेश और संकेतों के साथ नितिन नवीन की नई टीम सामने आई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम का ऐलान कर दिया। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री और वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए हैं। यूपी से कुल 8 नेता टीम बीजेपी में शामिल हुए हैं, या यूं कहें टीम नितिन नवीन में शामिल हुए हैं। जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं सोशल मीडिया संयोजक दीपक महस्के बने हैं। अमित मालवीय की इस पद से छुट्टी हुई है। राष्ट्रीय महामंत्रियों में जिनके नाम है उसमें विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी, सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन, नरेंद्र भाई दोषी, भारती प्रवीण पवार, ये तमाम नाम उपाध्यक्ष के हैं जो नई टीम में शामिल किए गए हैं। मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रोफेसर एम नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर और डॉक्टर मधुचंद्र कर उपाध्याय बनाए गए हैं। वहीं बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाए गए हैं। तो कई बड़े नाम, कई बड़े बदलावों के साथ नितिन नवीन की टीम अब सामने है, जिस पे एक लंबा मंथन चल रहा था। जनवरी में नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हुए और उसके बाद ये नितिन नवीन की आज नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें नई टीम में महिलाओं को
खास प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे समेत कई बड़े नामों को नई टीम में जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नवनियुक्त टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों और उन लोगों को बधाई जिन्हें पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये नवनियुक्त टीम संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी स्तर से जुड़ाव को एक साथ लाती है। मुझे विश्वास है वे हमारी पार्टी को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज शाम विशाखापत्तनम के लिए रवाना होंगे। दोनों नेता आंध्र प्रदेश बीजेपी की 18 अगस्त को होने वाली कोर कमेटी बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 19 से 21 अगस्त तक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक में भी बीजेपी नेतृत्व की भागीदारी होगी। बैठक में संघ और उससे जुड़े संगठनों के बीच समन्वय समेत विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ये दौरा संगठन की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश की कोर कमेटी बैठक के साथ संघ की समन्वय बैठक में उनकी मौजूदगी से संगठनात्मक रणनीति और आपसी समन्वय को लेकर चर्चाओं पर खास नजर रहेगी। दिमागी नक्सल को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, लेकिन मात्र 24 घंटे में ही किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो निकलकर सामने आ गया। पी चिदंबरम कहते हैं उनको दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। बीजेपी नेता ने इसी बयान को आधार बनाकर कांग्रेस से सवाल किया है कि नक्सलवाद को लेकर पार्टी की वास्तविक सोच क्या है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है। और दिमागी नक्सली टिप्पणी को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 13 अप्रैल 2006 के भाषण का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। किरण रिजिजू ने एक्स पर मनमोहन सिंह के भाषण से जुड़ा एक लेख साझा करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक बताया था। किरण रिजिजू ने कांग्रेस से मनमोहन सिंह के परिवार से माफी मांगने की मांग की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस नेताओं ने इसे विपक्ष को निशाना बनाने वाला बयान बताया। वहीं किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सली नहीं कहा, बल्कि ये शब्द माओवाद, अलगाववाद और संविधान विरोधी ताकतों के संदर्भ में इस्तेमाल किया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम के दिमागी नक्सल वाले कथित बयान को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। शर्मा ने चिदंबरम को पक्का नक्सली बताते हुए उनके गृह मंत्री रहते नक्सलवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों की जांच की मांग की। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चिदंबरम का खुद को दिमागी नक्सल बताना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति देश का गृह मंत्री रह चुका हो और वो खुद को नक्सल विचारधारा से जोड़कर पेश करे तो ये जांच का विषय होना चाहिए कि उसके कार्यकाल में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई में कहीं जानबूझकर लापरवाही तो नहीं बरती गई। हेमंता बिस्वा शर्मा ने साथ ही सवाल उठाया कि चिदंबरम की एक गृह मंत्री रहते नक्सलवाद के खिलाफ कितने प्रभावी कदम उठाए गए
और क्या उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई हुई थी? उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए पी चिदम्बरम के बयान को राजनीतिक रूप से भी निशाने पर लिया। बोला मैं दिमागी नक्सल हूं। चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नितिन नवीन जब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से पार्टी संगठन में बदलाव की चर्चा लगातार चल रही थी और आज नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान भी हो गया है। इस टीम में कई बड़े चेहरों की एंट्री हुई है, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव जैसे नेता शामिल हैं। इन दोनों नेताओं समेत कुल 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अमेठी की सांसद रहीं स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राम माधव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर मामलों में अहम भूमिका रही है राम माधव की, तो राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं, कई पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर राम माधव बीजेपी के संगठन विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमेशा से। वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इन्हें चुना गया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, कद्दावर नेता हैं, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। महिलाओं में ही नहीं, राजस्थान की पूरी एक तरह से संगठन में एक मजबूत पकड़ है। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, संगठन पर एक मजबूत पकड़ है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर राजस्थान की कमान एक बार फिर और नेतृत्व करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार 2003 से 2008 तक मुख्यमंत्री रही, वहीं दूसरी बार 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रही हैं। तो राजस्थान के संगठनात्मक ताकत में एक मजबूत चेहरा, केंद्र में भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है वसुंधरा राजे सिंधिया ने। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। फडणवीस ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रधानमंत्री को दी और केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से और सहयोग का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हमेशा प्रेरणादायक रहती है और महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन और समर्थन लगातार मिलता रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप और अधिक सक्षम
जवाबदेह और जन केंद्रित बनाने की दिशा में आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय PSB कॉन्फ्लुएंस 2026 की शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्लुएंस की शुरुआत केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। 17 से 18 अगस्त को दिल्ली के ताज पैलेस में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के करीब 175 वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्लुएंस में बैंकों में जमा बढ़ाने, युवाओं के लिए बैंकिंग निवेश चक्र को गति देने, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, कृषि और बागवानी मूल्य श्रृंखला, प्राथमिकता क्षेत्र, ऋण और क्रेडिट कार्ड कारोबार जैसे 7 प्रमुख विषयों पर मंथन हो रहा है। चर्चाओं का फोकस किफायती ऋण के लिए संसाधन बढ़ाने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समयबद्ध वित्त पोषण, ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला और बाजार संपर्क मजबूत करने, वंचित वर्गों तक औपचारिक ऋण की पहुंच बढ़ाने और युवाओं की जरूरतों के अनुरूप नए बैंकिंग उत्पाद विकसित करने पर है। वहीं इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जल्द ही बैंकिंग फॉर विकसित भारत पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। The announcement on the high-powered committee to look into banking for Viksit Bharat. Sooner the committee will be announced, and the material that you are producing from today's discussion, on the basis of a well-researched set of documents which have been shared with you in advance, will hopefully provide that substantive meat for the committee to also look at. राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता विग्रेश शिशिर, CBI और ED को नोटिस जारी किया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक इस मामले में आगे सुनवाई न की जाए। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए CBI और ED को कार्रवाई करने की छूट दी गई थी। ये शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्रेश शिशिर ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की घोषित आय की तुलना में उनके पास अधिक संपत्ति है। मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली है तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने CBI और ED को कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र किया था। साथ ही दोनों एजेंसियों से जांच की प्रगति की जानकारी अदालत को देने को कहा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे JPSC प्रोटेस्ट का आज 24वां दिन है। वहीं 14 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक से खास बातचीत की है DD न्यूज के संवाददाता दिवाकर कुमार ने। प्रेम नायक ने बताया कि उनके हौसले अब भी बुलंद हैं और वो आखिरी सांस तक छात्रों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। झारखंड में छात्रों का आंदोलन 24वें दिन तक पहुंच गया है। प्रेम नायक जी भी जो है वो 14 दिनों से भूख हड़ताल पर है। शरीर अब इनका एकदम से कमजोर पड़ गया है। कैसे आप आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? सरकार तो लग नहीं रहा कुछ सुन रही है। मैं अंतिम क्षण तक इस राज्य के लिए, इस मिट्टी के लिए, छात्रों की मांग के लिए और आने वाला भविष्य के लिए मैं लड़ता रहूंगा। CBI की जांच पर जो आप लोग मांग पे टिके हुए हैं, CID से सरकार मांग कर रही है जांच, लेकिन क्यों आप लोग मानने को तैयार नहीं है? CBI जांच से क्यों घबरा रही है सरकार? CBI जांच ही भरोसा है जब तो करवा देना चाहिए। छात्रों की कोई बड़ी मांग तो नहीं है, वो तो इस्तीफा आपका मांग नहीं रहे। आप सरकार में रहिए, लेकिन जो इनकी डिमांड है वो पूरी कर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। न्याय आप लोग मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि CM आवास का भी घेराव करेंगे। क्यों? आखिर ये रणनीति क्यों बनाई आप लोगों ने? छात्रों का और भाइयों का, साथियों का कहना है आप लोग बहुत दिन भूख हड़ताल कर लिए, 8.5-9 kg वजन घट गया। पता नहीं किस समय
आखिरी सांस होगा। इसलिए इन लोग घबरा करके भगत सिंह के तर्ज पे पूरे झारखंड में आंदोलन करना चाहते हैं। तो देखिए, प्रेम नायक जी शरीर से लाचार हो रहे हैं, लेकिन हौसले उसी तरीके से बुलंद है कि अंतिम सांस तक वो छात्रों के लिए लड़ेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। वहीं झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल चादेव ने कहा है कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को लेटर खेलना बंद करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को प्रयागराज में छात्रों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन रांची के छात्रों के आंदोलन स्थल पर पहुंचने के बजाय वे मुख्यमंत्री को पत्र लिख देते हैं। आंदोलन के 24वें दिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की नींद टूटी, और ये नींद टूटी नहीं है, ये छात्रों के आंदोलन ने और पूरे देशव्यापी प्रदर्शन ने उनके होश उड़ा दिए हैं। वो बैकफुट पर आ गए। तब जाकर उन्होंने एक पत्र लिखा है 24वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि छात्रों की जो जायज मांगे हैं उसको मानिए। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेटर भेजते हैं और कहते हैं जो हमने समिति बनाई है उससे छात्र आकर बात करें। कभी आप हेमंत सोरेन को लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाकर मुख्यमंत्री जाकर छात्रों से मिले। तो ये कब तक लेटर करेंगे? मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर छात्र धरना दे रहे हैं। आप प्रयागराज जा सकते हैं राहुल बाबा, छात्रों की गूंज सुनाई देती है। आप पुणे जाने वाले हैं लेकिन आप रांची नहीं आते हैं छात्रों के साथ। तो ये आपका जो हिपोक्रेसी वाला जो आपका पॉलिटिकल स्टैंड है एक्सपोज हो गया। और भाजपा के नेता अमित मालवीय ने झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का हेमंत सोरेन को लिखा ये पत्र न केवल आपत्तिजनक बल्कि बेहद संरक्षणवादी और अहंकारी प्रतीत होता है। इसे पढ़कर ऐसे लगता है मानो वे किसी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री को सुझाव नहीं बल्कि निर्देश दे रहे हों, और वह भी अपने ही सहयोगी को। अगर राहुल गांधी वास्तव में झारखंड के छात्रों की चिंता करते हैं तो वे स्वयं रांची क्यों नहीं गए? दिल्ली से रांची के लिए सीधी उड़ान है। दिल्ली में बैठकर मुख्यमंत्री को निर्देश देने के बजाय वे रांची जाकर छात्रों से मिल सकते थे, उनकी बात सुन सकते थे और हेमंत सोरेन से सीधा संवाद कर सकते थे। और यदि छात्रों के हित को लेकर उनकी चिंता इतनी गंभीर है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को उन्होंने ऐसा ही पत्र क्यों नहीं लिखा? उन्होंने आगे लिखा कि हालांकि इससे हेमंत सोरेन सरकार की जवाबदेही कम नहीं हो जाती। छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों की अनदेखी करना और उससे भी बदतर उनके साथ अकल्पनीय बर्बरता होनी गंभीर विषय है। हेमंत सोरेन को अब तक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर देनी चाहिए थी। ये पत्र राजनीतिक हस्तक्षेप से आगे बढ़कर स्पष्ट रूप से ओवररीच है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ करीब 1943 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9B गार्जियन HALE रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम 30 महीने की अवधि के लिए लीज पर लिए जाएंगे। 17 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। अत्याधुनिक सेंसर और पेलोड से लैस ये ड्रोन हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस कवरेज उपलब्ध कराएंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। एनडीएमसी की तरफ से आयोजित इस यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल समेत स्कूली बच्चों और लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस देशव्यापी अभियान का आज आखिरी दिन है। तिरंगा यात्रा के दौरान बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना और नव चेतना का संचार देखने को मिला।
80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। 9 तारीख से 17 अगस्त तक पूरे देश में आपको जगह जगह तिरंगे के साथ हजार लोग नजर आ रहे हैं। साल 2022 में जब इस अभियान की शुरुआत हुई तब से अब तक 4 सफलतम वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस साल हम 5वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। 17 अगस्त तक ये हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इसी के तहत जगह जगह पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, बाइक रैलियों का आयोजन हो रहा है और आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में एनडीएमसी की तरफ से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। कई सारे लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या संदेश देंगे इस तिरंगा यात्रा में आप आए हुए हैं? सर, संदेश यही है जो हमारा आप यूथ देख रहे हैं स्कूलों के माध्यम से, इसमें अटल आदर्श विद्यालय और नवयुग स्कूल के सभी छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र। तो आप साफ तौर पर देखिए, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, ये वो संदेश है, ये वो मैसेज है जो आज यहाँ पर आप इन तमाम लोगों के द्वारा इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन राधाकृष्ण तिवारी के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।